हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं इंडियन टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस, और उसके लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसपे हम हर एक अलग अलग सेक्शंस से प्रैक्टिस करते हैं। आज जो पेपर हमारे पास है वो जनरल अवेयरनेस जुलाई 2015 का है। जुलाई 2015 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के, उसके पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो बिल्कुल 2015 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, करते हैं इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस, ताकि एग्ज़ाम में स्कोर जो है वो हमारा इम्प्रूव हो और सिलेक्शन बिल्कुल हमें मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं जुलाई 2015 में जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछा गया था, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ। जो पहला बैटल हुआ था पानीपत का, वो किन लोगों के बीच में हुआ था, किन दो लोगों के बीच में हुआ था। ऑप्शंस हमारे पास जो दिए हुए हैं वो है, पहला है अकबर एंड हेमू, दूसरा है हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, तीसरा है अब्दाली एंड मराठास, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोज अगेंस्ट शाहजहां एंड डिफीटेड एन इंपीरियल आर्मी एट संग्राम नियर अमृतसर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के पहले अर्ध में शाहजहां के खिलाफ कौन से सिख गुरु जो है वो उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने हरा दिया था संग्राम में अमृतसर के पास। ठीक है, तो जो उनके टोटल 10 गुरु थे, उनमें से जो शाहजहां के खिलाफ लड़े थे वो थे गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद जो थे वो शाहजहां के खिलाफ हो गए थे और उनके आर्मी को हराया भी था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा गुरु हरगोबिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इनमें से कौन सा बैटल यानी कि युद्ध क्या था, वो शुरुआत थी भारत में मुगल साम्राज्य की। तो ऑप्शंस क्या हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ऑप्शन डी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद भारत में मुगलों का शासन आरंभ हो गया था, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर रोट देयर ओन मेमोयर्स। ठीक है, देवर दो मुगल शासक जो थे उन्होंने खुद अपनी गाथा लिखी, अपने बारे में उन लोगों ने क्या किया, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी। कौन कौन से वो लोग थे, कौन कौन से वो राजा थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबर एंड जहांगीर, ऑप्शन ए। बाबर और जहांगीर दोनों ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू किंगडम्स वर कंकर्ड बाय अकबर। इनमें से कौन से दो राज्य जो है वो अकबर द्वारा जीते गए थे। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शंस है हमारे पास बीजापुर एंड खंडेश, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, खंडेश एंड अहमदनगर एंड खंडेश एंड गोलकोंडा। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है जो अकबर ने जीत ली थी वो था खंडेश और अहमदनगर। ठीक है, खंडेश और अहमदनगर अकबर ने जीत ली थी। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कॉन्स्टिट्यूशनली हु हैज़ द पावर टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशनेबल इन यूनियन लिस्ट। संवैधानिक तौर पर यूनियन लिस्ट में दिए गए विषयों पर लॉ बनाने का यानी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट जो है वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। ऑप्शन है अगस्त 16, 1950, अप्रैल 1, 1951, अगस्त 6, 1952 या अगस्त 16, 1952। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अगस्त 6, 1952, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वैकेंट साइमल्टेनियसली हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप टेरिटोरियल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि अगर किसी देश के, अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही सीट्स जो है वो खाली हो, वैकेंट हो, यानी कि उस वक्त कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो, तो वैसे केस में राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से कोई भी ना हो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो उस वक्त प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के बतौर सबसे ज़्यादा जो लंबा समय कौन रहे हैं लोकसभा के स्पीकर? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, जीएस ढिल्लन, बलराम झाखड़ या फिर पीए संगमा। जीवी मावलंकर जो थे, जीवी मावलंकर वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले जो लोकसभा स्पीकर है वो हैं बलराम झाखड़, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि सरकारिया कमीशन वॉज कंसर्न्ड विद। सरकारिया कमीशन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जुडिशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस। जी हाँ, केंद्र और राज्य के रिश्तों के लिए सरकारिया कमीशन जो है वो कंसर्न्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर इन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को राजा किस वर्ष बनाया गया? वो बादशाह किस वर्ष बने? ऑप्शन है 1556, 1557, 1558 एंड 1560। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1556 AD। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? ठीक है, एयर फोर्स के प्रेजेंट चीफ का नाम आपको बताना है। ये चूँकि क्वेश्चन जो है वो 2015 का है, तो उस वक्त करेंट का ये सवाल था, इसलिए अभी के ऑप्शन से ये डिफर कर रहा है। उस वक्त जो एयर फोर्स के जो चीफ थे वो थे एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ़िलहाल एयर स्टाफ ऑफ प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स कौन है? ठीक है, प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद इन 3 decades आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर इन द इंडिया हैड ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेटेड इंटायरली हुज इन्वेशन डेल्ट अ स्टैगरिंग ब्लो टू द एम्पायर। करीब 30 वर्ष रूल करने के बाद, 30 वर्ष के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के 30 वर्ष बाद जो मुगल एम्पायर था, मुगल थे, वो भारत में बिल्कुल ही बिखर चुके थे। आपको ये बताना है कि कौन से युद्ध के बाद या किसके आक्रमण के बाद जो मुगल एम्पायर है ना वो पूरी तरह से हिल गया, यानी कि मुगल एम्पायर जो है वो अलग अलग हो गए, वो भंग हो गए। हमारे देश में मुगल एम्पायर का जो है नामो निशान ख़त्म होने लगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, निज़ाम उल मुल्क या नन ऑफ दी अबव। तो इन्वेशन जो हुआ था, आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था नादिर शाह का। नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया और भारत को वो लूट के ले गया, तो इस वजह से मुगल्स जो है वो उनका खात्मा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग आफ्टर सक्सीडिंग टू द थ्रोन वाज नोन एज एम्परर शाहजहां। सिंहासन पर बैठने के बाद इनमें से किस राजा को शाहजहां के नाम से जाना जाता है? यानी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा कर दिया है, सीधे सीधे ये कि शाहजहां का रियल नेम क्या था? ऑप्शन से जलालुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद, मुहीउद्दीन मोहम्मद या खुर्रम शैब उद्दीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। शाहजहां का जो नाम था वो था खुर्रम शैब उद्दीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश इनमें से कौन से भारतीय राज्य की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? कर्नाटका, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। कर्नाटका, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है।
चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज सेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू। भारत में वित्त आयोग जो है वो कुछ समय के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का काम क्या है, किस लिए उसका गठन किया जाता है? ऑप्शन है टू ले फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसीज को लाने के लिए, टू इवॉल्व अ सेटिस्फैक्टरी टैक्स स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, या फिर उनका काम ये होता है कि वो एक सेटिस्फैक्टरी टैक्स स्ट्रक्चर बनाए ताकि देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, या ऑप्शन डी फॉर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ट्रांसफर के लिए यानी आर्थिक जो संसाधन है उनके हस्तांतरण के लिए कहाँ से, सेंटर से स्टेट। तो सेंटर से लेकर वो क्या करेगा, स्टेट को देगा। इसके लिए क्या गठित किया जाता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अडॉप्टेड इन इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ। किसके इलेक्शन के लिए भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रेसिडेंट है ना, इनके इलेक्शंस जो हैं वो ऐसे आम जनता से नहीं होते, इनके इलेक्शंस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करे? तो इसके लिए जो सही आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बिफोर हिज कमिंग टू अकबर्स कोर्ट मियां तानसेन वाज इन द सर्विस ऑफ। अकबर की दरबार में आने से पहले मियां तानसेन क्या काम करते थे? वो क्या थे, राजा ऑफ जयपुर, राजा ऑफ गोंडवाना, राजा ऑफ जोधपुर या राजा रामचंद्र बाघेल ऑफ भाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उससे पहले वो क्या थे, राजा रामचंद्र बाघेल ऑफ भाटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे है व्हेन ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन डेथ एंड कन्वर्जन बाय औरंगजेब द सिख गुरु चोज द फॉर्मर एंड वाज एग्जीक्यूटेड, हु वाज दिस गुरु? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये सिख गुरु जो थे, कौन से सिख गुरु थे जिनको औरंगजेब ने क्या कहा, उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहा, तो लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। और उस पर औरंगजेब ने ये कहा कि या तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या तो फिर आपको मौत चुननी पड़ेगी। तो जो वो गुरु थे उन्होंने मौत को चुना और उनको मार दिया गया औरंगजेब द्वारा। ये जो गुरु थे जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ था? ऑप्शंस थे अफगान्स एंड मराठास, अफगान्स एंड सिख्स, मराठास एंड मुगल्स अंडर शाह आलम टू, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अफगान्स एंड मराठास, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेक्शन। होप कि ये सारे जीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही और सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेते आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।